नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गई। दरअसल सीएम केजरीवाल की बेटी एक वेबसाइट पर सेकेंड हैंड सोफा बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जालसाजों ने उनके बैंक अकाउंट से 34,000 रुपए की ठगी कर ली। अब पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी गई है। बताया जा रहा है कि एक क्यूआर कोड के जरिए ठगी की गई थी। बता दें कि इन दिनों ऑनलाइन साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हुए ठगी करते हैं। इन तरीकों में आजकल क्यूआर कोड सबसे ज्यादा इस्तेमाल में किया जा रहा है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर जालसाज किन किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप भी भविष्य में ऐसी घटनाओं से बच सकें। ये हैं ऑनलाइन फ्रॉड के तरीके। अगर आपके साथ इनमें से कोई घटना हो तो जरा संभल जाइए। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले क्राइम एक्सपर्ट लोगों को पहले अपने जाल में फंसाते हैं। इसके लिए वो पहले खाते में पैसे भी भेज देते हैं। ये कोई ऑफर, ऑनलाइन खरीदारी को लेकर लोगों को फंसाते हैं। इसके बाद एक क्यूआर कोड भेजकर उसे स्कैन करने के लिए कहते हैं। जैसे ही आप अपने फोन से क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, आपके खाते से पैसे कटने शुरू हो जाते हैं। इस संदर्भ में कई बार बैंक या सरकार की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है कि आपको किसी भी क्यूआर को स्कैन नहीं करना। केवाईसी के नाम पर ठगी। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सभी ग्राहकों को बताया था कि कुछ साइबर ठग बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों को फोन कर रहे हैं और जानकारी मिलते ही उनके खाते से पैसे निकाल रहे हैं। बैंक ने साफ कर दिया था कि ऐसे कॉल या मैसेज से सावधान रहें। एसबीआई ने कहा कि जालसाज आपके व्यक्तिगत विवरण हासिल करने के लिए बैंक कंपनी प्रतिनिधि होने का नाटक करते हुए एक फोन कॉल करता है या टेक्स्ट संदेश भी भेजता है। इसके बाद आपके बैंक खाते से पैसे निकल जाते हैं। ऐसे में ऑनलाइन केवाईसी करने वाले लोगों से बच कर रहें। इसके अलावा जालसाज कोई भी लुभावना ऑफर देकर या इनाम निकलने या डिस्काउंट की बात करके एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं। अधिकतर लोग लिंक को क्लिक कर देते हैं और उनके लिए दिक्कत की वजह बन जाता है। ऐसे में किसी भी अनजान नंबर से आए लिंक पर क्लिक बिल्कुल न करें और ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने से बचें। हाल ही में एक महिला ने अमेज़न से अपने बच्चों के लिए कुछ सामान ऑर्डर किया। 18 जनवरी को एक शख्स ने महिला को फोन किया और सामान की खरीद की जानकारी दी। महिला से कहा गया कि उसे इनाम के लिए सेलेक्ट किया गया है। बाद में जालसाजों ने महिला को एक लिंक भेजा। उस लिंक पर क्लिक करते ही महिला के बैंक अकाउंट से किश्तों में 49,000 रुपए गायब हो गए। अब जालसाजों का ठगी करने का एक और तरीका सामने आया है और वो है एप्लीकेशन। ये जालसाज किसी न किसी तरह से यूजर को अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देते हैं। ये एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद वो आपका डेटा चुरा लेते हैं। इसमें आपके मैसेज, फोटो, गैलरी आदि शामिल होते हैं। इसके बाद कई जालसाज आपके डेटा को रीड करके ब्लैकमेल करते हैं या फिर उस डेटा के आधार पर आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। ऑनलाइन ठगी का ये तरीका काफी पुराना है और अभी भी लोग इसे ठगी कर रहे हैं। बता दें कि कोई भी व्यक्ति बैंक का नाम लेकर फोन करता है और कुछ न कुछ सुविधा देने के नाम पर आपसे गोपनीय जानकारी पूछ लेता है, जिसके बाद वो आसानी से आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेता है। इसके अलावा कई डेटिंग एप्स और डेटिंग वेबसाइट्स के नाम पर भी लोगों को जालसाजी का शिकार बनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के तहत दिल्ली में निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में बतौर आरोपी सामने आए एक्टर दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सिद्धू को करनाल के पास से पकड़ा गया है। सिद्धू की गिरफ्तारी और सरकार के साथ बातचीत पर किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने कहा कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है। हम इतना कहना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस 26 जनवरी हिंसा मामले में कुछ लोगों पर नरम थी। दर्शनपाल सिंह ने कहा कि कुछ लोगों को लाल किला जाने दिया गया। दीप सिद्धू उनमें से एक था। दिल्ली पुलिस को उसके साथ जो करना है वो करे। केंद्र सरकार के साथ बातचीत पर उन्होंने कहा, हम तो बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार बातचीत को तैयार नहीं है। 1.5 साल वाला प्रपोजल हमें मंजूर नहीं। सरकार नया प्रपोजल लेकर आए तो हम तैयार हैं। आंदोलन जीवी मुद्दे पर उन्होंने कहा, अंग्रेजों से आंदोलन करके आजादी ली गई, तो क्या सारे स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन जीवी हो गए? हमें तो गर्व है कि हम आंदोलनकारी हैं। प्रधानमंत्री जी को आंदोलन जीवी शब्द नहीं बोलना चाहिए। हम किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं।
भाकियू टिकैत ग्रुप की तरफ से पिहोवा कैथल मार्ग पर स्थित गांव गुमथलागढ़ की अनाज मंडी में मंगलवार को तीसरी किसान महापंचायत की गई। हालांकि आयोजकों ने दावा किया कि संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर यह पंचायत की गई। रैली में संयुक्त मोर्चा से किसान नेता राकेश टिकैत और बलवीर सिंह राजेवाल समेत कई नेता पहुंचे, लेकिन अपने ही गृह जिले में हो रही महापंचायत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी शामिल नहीं हुए। गुरनाम सिंह ने कहा उन्हें इस महापंचायत के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। उनसे सोमवार शाम को ऐन वक्त पर संपर्क साधा, जबकि उनके मंगलवार को दूसरी जगह कार्यक्रम तय हो चुके थे, लिहाजा वो इस कारण महापंचायत में शामिल नहीं होंगे। वहीं खापो को भी आयोजकों ने न्योता दिया। बता दें कि कुरुक्षेत्र व आसपास के जिलों में भाकियू चढ़ूनी गुट ज्यादा सक्रिय है। गुमथला में सुबह 11 बजे महापंचायत शुरू हुई, जो लंबा समय चली। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत का जगह जगह स्वागत किया गया। राज्यसभा से आज गुलाम नबी आजाद की विदाई का पल काफी भावुक रहा। उनका कार्यकाल पूरा होने पर पीएम मोदी समेत कई सांसदों ने भाषण दिया। पीएम आजाद को लेकर काफी भावुक हुए। इसके बाद गुलाम नबी ने काफी भावुक होकर अपनी बात रखी। राज्यसभा में अपनी विदाई पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वह उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो कभी पाकिस्तान नहीं गए। उन्होंने कहा कि जब मैं पाकिस्तान के हालात के बारे में पढ़ता हूं तो हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व होता है। गुलाम नबी आजाद ने देश से आतंकवाद के खात्मे और कश्मीरी पंडितों के आशियानों को फिर से आबाद किए जाने की कामना की। उस सदन में अपनी विदाई भाषण के दौरान आजाद ने उस घटना का विवरण दिया जिसकी चर्चा करते हुए इससे पहले प्रधानमंत्री का गला रूंध गया। आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के भीतर कश्मीर में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ और कुछ पर्यटक मारे गए थे। इनमें गुजरात के पर्यटक भी थे। उन्होंने कहा कि वह जब हवाई अड्डे पहुंचे तब पीड़ित परिवारों के बच्चे उन्हें पकड़कर रोने लगे। आजाद ने कहा कि वह दृश्य देखकर उनके मुंह से चीख निकल गई। खुदा तूने क्या किया, मैं क्या जवाब दूं इन बच्चों को। इन बच्चों में से किसी ने अपने पिता को गंवाया तो किसी ने अपनी मां को। ये यहाँ सैर करने आए थे और मैं उनकी लाशें हवाले कर रहा हूँ। इस कड़ी में आजाद ने कहा, अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में छोटा सा भाषण दिया। इस दौरान पीएम मोदी भावुक हो गए। दरअसल राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उनसे जुड़ा एक पुराना वाकया याद कर प्रधानमंत्री भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा, गुलाम नबी जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री था। हमारी बहुत गहरी निकटता रही। एक बार गुजरात के कुछ यात्रियों पर आतंकियों ने हमला कर दिया। 8 लोग उसमें मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। उस समय प्रणब मुखर्जी जी रक्षा मंत्री थे। मैंने उनसे कहा, अगर मृतक शरीरों को लाने के लिए सेना का हवाई जहाज मिल जाए तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, मैं करता हूं व्यवस्था। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे पीएम मोदी ने आगे कहा, गुलाम नबी जी उस रात को एयरपोर्ट पर थे। उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करते हैं वैसी चिंता वो कर रहे थे। सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना है ये कोई गुलाम नबी जी से सीखे। मेरे लिए वो बड़ा भावुक पल था। मोदी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, नम्रता देश के लिए कुछ कर गुजरने की कामना उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। देश उनके अनुभव से लाभान्वित होगा।
मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को सच्चा दोस्त बताते हुए कहा, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद जो भी इस पद को संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में कथित तौर पर असत्यापित खबर साझा करने के आरोप पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस नेता और सांसद डॉक्टर शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई व अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। सभी को राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अदालत ने केंद्र, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट अब 2 हफ्ते बाद इस मामले पर सुनवाई करेगी। तुषार मेहता ने इसका विरोध किया और कहा कि उन ट्वीट का गंभीर प्रभाव पड़ा है। अब खबर खेल के मैदान से। पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 227 रनों से हराकर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत को इंग्लैंड ने 420 रनों का लक्ष्य दिया था। टेस्ट मैच के आखिरी दिन भारत की दूसरी पारी 192 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से कप्तान विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए, वहीं गिल 50 रन की पारी खेलने के बाद आउट हुए। भारत की दूसरी पारी में कोहली और गिल के अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज जमकर नहीं खेल पाया। इंग्लैंड की ओर से जेम्स एंडरसन ने कमाल की गेंदबाजी की और 3 विकेट लेने में सफल रहे। वहीं जैक लीच ने 4 और डॉम बेस ने 1 विकेट लिया। बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर को भी 1-1 विकेट मिला। रनों के हिसाब से भारत के खिलाफ इंग्लैंड की यह चौथी सबसे बड़ी जीत है। चेन्नई के मैदान पर भारत को साल 1999 में इस मैदान पर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में हार मिली थी। बॉलीवुड में एक बार फिर से शोक की लहर दौड़ गई। दरअसल एक्टर राजीव कपूर का हार्ट अटैक से निधन हो गया। राजीव कपूर बॉलीवुड के ग्रेट शोमैन राज कपूर के बेटे थे। रणधीर कपूर और ऋषि कपूर उनके बड़े भाई थे। शम्मी कपूर और शशि कपूर उनके चाचा थे। राजीव कपूर के निधन की जानकारी नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी। राजीव कपूर का जन्म 25 अगस्त 1962 को हुआ था। राजीव कपूर ने 1983 में एक जान है हम फिल्म से डेब्यू किया था, लेकिन राम तेरी गंगा मैली उनकी सबसे यादगार फिल्म रही। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। राजीव ने आसमान, जबरदस्त और हम तो चले परदेस जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन बतौर एक्टर उनका करियर नहीं चल सका और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। राजीव ने बतौर डायरेक्टर 1996 में प्रेम ग्रंथ फिल्म बनाई।